Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन के साथ में। आज का मोटिवेशन क्या बोलता है, ये बेसिकली एक लाइफ लेसन है कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। करेंट टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा ना भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है और काफ़ी सारे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, भले ही गलती करी हो उसके बाद भी यहाँ पर झुकना नहीं चाहते हैं, माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें ना कहीं मेंटेलिटी को बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं। कोशिश करो कि यहाँ पे जो गुस्सा है उसको कम से कम कर दो और जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं जिससे भी यहाँ पर गुस्सा आ रहा है यार उसको बिल्कुल कामली हैंडल करने की कोशिश करो, क्योंकि आधी बुद्धि तो तब भ्रष्ट हो जाती है जब गुस्सा बहुत तेज़ी से होता है। तो यहाँ पे कोशिश करो कि चीज़ों को मैं कामली हैंडल करूँ, क्योंकि ये जो गुस्सा है ना ये बॉडी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और एक लाइफ लेसन यार ये भी है कि जब कभी मिस्टेक होती है और आपने पता है कि हाँ आपने मिस्टेक करी है तो यहाँ पर कोशिश करो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जब भी मिस्टेक करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यार ये मेरी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन जब गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करो। ये चीज़ें आपको एक अच्छा इंसान बनने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी और आप जो है ना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सभी लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बन सकते हो। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हो। अगर इस तरीके से टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पाता है तो बिल्कुल परेशान मत होना, एक बहुत सिंपल तरीका है डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना। सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको यह चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और जाके सर्च बॉक्स में अगेन टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 7000 प्लस फॉलोवर्स है, वहाँ पे भी कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से। तो एक अच्छा ये न्यूज़ आर्टिकल है, यहाँ पे मेंस के लिए हमारे पास में कुछ पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे, प्लस प्रीलिम्स के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। तो आर्टिकल ये बोलता है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग इंडियाज़ मेंटल हेल्थ। तो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो आज के टाइम पर सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इसका इम्पैक्ट इंडिया के जो यूथ हैं, जो यंग पीपल हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या पड़ रहा है वो सारी बातें बताई गई हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 से आप लोग रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन। ये सारे टॉपिक्स आपको हमारे जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि करेंट टाइम पर सोशल मीडिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है लोगों की वो लगातार बढ़ रही है। आज के टाइम पर पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, एक तरफ से रील स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद 30 मिनट्स 1 आवर ऐसे यहाँ पर टाइम निकल जाता है। फिर उसके बाद क्या सोचते हैं, यार अब तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकल गया है, थोड़ा सा और यहाँ पे इसके अंदर वेस्ट कर लेते हैं टाइम, और फिर वो टाइम वेस्ट होता रहता है, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। और आप इमेजिन करो कि उस पूरे दिन में क्या कर सकते थे हम लोग, बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो करेंट टाइम पर सोशल मीडिया की तरफ जो डिपेंडेंसी है लोगों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इस डिपेंडेंसी की वजह से ना जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी रेगुलर बेसिस पर बढ़ रही हैं। जैसे कि लोगों के बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, जैसी चीज़ें देख रहे हो वही चीज़ें दिमाग में बैठ रही हैं और वही चीज़ें दिमाग कैप्चर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा, नेगेटिव चीज़ें ना बहुत जल्दी दिमाग में बैठती हैं, पॉजिटिव चीज़ें कभी दिमाग में बैठती नहीं हैं। पॉजिटिव चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन उल्टी सीधी चीज़ें तुरंत सीख जाते हैं। तो ये प्रकार है, प्लस रिस्की कंटेंट और भी बहुत सारे इश्यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है मेंटल हेल्थ को, क्योंकि बोला यह कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इंडिया के यंग लोगों के मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। तो मेंटल हेल्थ होती क्या है, तो मेंटल हेल्थ होता है स्टेट ऑफ वेलबींग। इसका मतलब यानी कि आप के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप डेली स्ट्रेस से कितना लड़ सकते हो, कितना प्रोडक्टिवली काम कर सकते हो,
ठीक है ना। तो ये आप कितने कैपेबल हो, वो बेसिकली यहाँ पे आपके मेंटल हेल्थ बताती है कि आप कितने सक्षम हो। अब मेंटल हेल्थ के ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो यही जो कैपेबिलिटीज़ है इंसान की वो लगातार कम होने लगती हैं। यानी कि आपकी जो काम करने की क्षमता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो लगातार डाउन होने लगती है। तो इस रिपोर्ट ने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली चीज़, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर डिप्रेशन। तो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 7 में से जो एक इंडियन है जिसकी उम्र 15 से 24 साल है, वो यहाँ पे डिप्रेशन की कैटेगरी के अंदर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जो एज है, चलो यहाँ पर 24 साल 20 साल तो समझते हैं थोड़ा सा और ऊपर आकर, लेकिन 15 से 24 साल ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7 में से एक इंडियन डिप्रेशन की कैटेगरी के अंदर है। मतलब वो डिप्रेस्ड है। अब किस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड है, वो अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर पर्सन टू पर्टिकुलर पर्सन। और इसी डिप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, स्टडी नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, चीज़ें यहाँ पर सही से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, लाइफ में ही उलझा पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्लस बॉडी डिस्मोर्फिया आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे यंग पीपल के अंदर ना ये बॉडी डिस्मोर्फिया बिल्कुल कॉमन हो चुका है और पिछले कुछ सालों में ये चीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। बॉडी डिस्मोर्फिया क्या होता है, ये बेसिकली बॉडी डिस्मोर्फिक एक डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि आप ना अपनी बॉडी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। यानी कि देखो, आप इस तरीके से थोड़े से फिट हो, लेकिन आप यहाँ पे अपने आप को किस प्रकार से देख रहे हो मिरर के अंदर, यानी कि आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ख़राब देख रहे हो कि हाँ मेरी अपीयरेंस के अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं। तो वो बेसिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। यानी कि दूसरा व्यक्ति है वो आपके अंदर कमियां नहीं देख रहा है, वो आपके बॉडी के अंदर कोई भी इशू नहीं देख रहा है, लेकिन आपको वो इश्यूज़ दिख रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर आप एम्बेरेस फील कर रहे हो, आप अशेम्ड फील कर रहे हो। तो ये जो फ्लॉ है, जो भी कमी है, वो बहुत कम है, ठीक है ना, या फिर कोई दूसरे व्यक्ति के थ्रू दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन आप यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हो क्योंकि आप उसी की तरफ बढ़े पड़े हो। तो ये एक बॉडी डिस्मोर्फिया वाली भी कंडीशन देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों के अंदर, लोगों के अंदर ये भी बढ़ा है, यानी उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर इस प्रकार का इम्पैक्ट भी पड़ा है। फिर तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट है लैक ऑफ सोशलाइजेशन, लोगों से बातचीत करना, ये सारी चीज़ें कम हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या टाइम आप कह सकते हो वेस्ट कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हैं। अभी मैं आऊँगा आगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना होगा सर इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं और काफ़ी सारे इसके नुकसान भी हैं। तो डिस्कस करेंगे सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी, उसको आगे मैं कवर करूँगा। बट यहाँ पे बोला यह जाता है WHO के थ्रू कि सोशल मीडिया का जो एक्सेसिव यूज़ है ये लोगों को ना सोसाइटी से दूर लेकर जा रहा है। लोग मेंटल हेल्थ उनकी तो बुरी हो ही रही है, साथ ही साथ में लोग दूसरे व्यक्ति के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, यहाँ पे नेचर के अंदर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस सोशल मीडिया की वजह से। अब जैसे मैंने बताया कि देखो, कोई भी चीज़ है ना, उसके दो पहलू देखने को मिलते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया के भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे करंट टाइम पर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो अपने स्टडी के लिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फिर एक हद से ज़्यादा यूज़ कर देना। चलो मान लो स्टडी कर रहे हो, आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो, इससे काफ़ी कुछ सीख रहे हो, इसी के नीचे यहाँ पर एक और वीडियो का रिकमेंडेशन आ गया, जहाँ पे तुरंत टैप कर दिया, फिर उसके नीचे एक और वीडियो का रिकमेंडेशन आ गया, उसको टैप कर दिया, और ऐसे यहाँ पर एक वीडियो देखने में आपको लगभग 1 घंटा लगना था, सिर्फ 1 घंटा स्पेंड करना था, लेकिन आपने दूसरा वीडियो देखा, उसके बाद तीसरा रिकमेंडेशन पर आए, चौथे रिकमेंडेशन पर आए, ऐसे देखते देखते भाई पूरा दिन निकल गया, 2-3 घंटे निकल गए, फिर उसके बाद ऐसे ही टाइम निकाल दिया, अब यार कल से पढ़ाई करेंगे। ऐसे होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही होता होगा कि हाँ ऐसा हम लोग यहाँ पर देखते रहते हैं, वीडियो पे वीडियो रिकमेंड होते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं, ये करना है वो करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना यार। यानी कि फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आप लोग हो तो इससे प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो मैंने आपको बताया, यानी कि चीज़ों को टालने लगते हो आप कि आज चलो यहाँ पे इतना पढ़ लिया है, दूसरा वीडियो रिकमेंड हो गया, दूसरा देख लिया, फिर तीसरा देख लिया, और फिर अब पढ़ाई आगे करेंगे, टालने की आदत यहाँ पर पड़ जाती है। और फिर उसके बाद न केवल स्टडी के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि आप इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो गए, यहीं पर आप पूरी तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हो, यही चीज़ें आपको एक हैप्पीनेस दे रही है, एक खुशी दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाता है। हालांकि फ़ायदे ही बहुत सारे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर ग्रो कर रही है और लोग भी साथ में ग्रो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बट कोई भी चीज़ हो, अगर वो एक लिमिटेड वे में है ना, तो बिल्कुल बेस्ट है। अगर वो एक लिमिट क्रॉस कर रही है तो समझ लेना गलत रास्ते में आगे बढ़ रहे हो।
देन उसके बाद में यहाँ पर फाइनली WHO यहाँ पर कुछ सजेशंस और सॉल्यूशंस भी देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोशल मीडिया का, तो आपने देखा कि 2-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। फिर उसके बाद में क्या सजेशन हो सकते हैं आपके, आप क्या सजेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया, देखो सबसे पहली बार हमें मेंटल हेल्थ को लेकर ना सीरियसली कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। करेंट टाइम पर जो ये साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी वाली जैसी प्रॉब्लम्स जो है ना वो लगातार बेसिस पर इंक्रीज हो रही हैं। इसको आइडेंटिफाई करना होगा, कहाँ पर कमियाँ हो रही हैं वो यहाँ पर देखना होगा, एक प्रॉपर रिसर्च करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ हम लोग काम कर सकते हैं, एक सीरियसली एक्शन लेना होगा। फोकस हम लोगों को करना होगा सोशलाइजेशन के ऊपर, फैमिली, स्कूल्स, प्रोफेशनल स्पेसिस पर जो लोग हैं ना, लोगों को यहाँ पर दूसरे से कनेक्ट करने के ऊपर थोड़ा सा फोकस करवाओ। फिजिकल एक्सरसाइज में लेकर आओ, मेडिटेशन वो व्यक्ति करे, तब जाके यहाँ पे उसके माइंड के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो पाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ यहाँ पे लोगों से कनेक्टिविटी काफ़ी दूर होती रहेगी। आप इमेजिन करके देखो, कोविड के टाइम पे ना ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी थी। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे भी जो कि पूरी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते होंगे, उसको टाइम वेस्ट भी करने लगते होंगे, क्योंकि जब एक प्रोडक्टिव वे में यहाँ पर टाइम जा रहा है तो उसको स्पेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब एक हद से टाइम जा रहा है और फालतू कामों में जा रहा है तो फिर वो एक तरीके से टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को नेचर के प्रति लाना होगा, नेचर के पास में लेकर आना होगा। आप यहाँ पर नेचर से काफ़ी कुछ सीख सकते हो, उसके कांटेक्ट में आओ, लोगों से बातचीत करो, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इससे एक अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और एक अवेयरनेस, एक जागरूकता बढ़ाने की हमें भी आवश्यकता है कि हाँ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है किसी इंसान के लिए जब वो एक हद से ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो प्लस यहाँ पे सरकार की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह आनी चाहिए जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पॉलिसीज़ हो, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका हो और जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से टैकल कर सकें। तो आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पर, क्या मेंटल हेल्थ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है अगर यहाँ पर ये बुरी चीज़ के अफेक्ट में आ जाए? तो बिल्कुल, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी उठाए हैं ताकि यहाँ पे लोगों की मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सके। जैसा पहला नंबर 1 इनिशिएटिव है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आप हमारे संविधान के अंदर देखोगे ना, तो राइट टू हेल्थ बेसिकली यहाँ पर खुद आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन्ड है। 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट आपको पता है, तो इसमें आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ के बारे में बात करता है। आपके पास में एक मेंटल हेल्थ केयर का भी एक ऑप्शन मिल जाता है इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के तहत। देन उसके बाद में दूसरा गवर्नमेंट इनिशिएटिव को देखोगे तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में चर्चा की जाती है। ये क्या करता है, ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर वाला जो बर्डन है, एक बहुत बड़ा बर्डन, उसको ठीक करने में, उसको एड्रेस करने में मदद करता है। फिर तीसरा इनिशिएटिव आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये जो एक्ट है ये गारंटी देता है कि जो हर एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ केयर से बुरी तरह से उसकी मेंटल हेल्थ केयर अफेक्ट हो चुकी है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है ना, उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट सर्विसेज दी जाएँ। तो ऐसा यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अंदर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में किरण हेल्पलाइन के बारे में आपको पता ही होगा, एसएससी के अंदर यहाँ पर इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। किरण हेल्पलाइन की अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2020 ने यहाँ पर लॉन्च किया है 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके पास में बिल्कुल सारा समय है, अगर कोई भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये सरकारी इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ को लेकर। समझ में आ गया? आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब यहाँ पे आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं, टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखोगे, कोशिश करना, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, कल क्या होता है, यहाँ पर एक मैसेज आता है दोपहर के टाइम पर मेरे पास में, सर मैं यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, अब यहाँ पे मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज मैं कल से यहाँ पर तैयारी करूँगा। फिर मेरा अगला दिन भी ऐसे जो होता है, मैं दोपहर तक टाइम वेस्ट कर देता हूँ, फिर से मन नहीं करता। तो यार देखो, इस चीज़ों को तो पहली बात अपने आप से टैकल करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, देखो कभी कभी होता है आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, यानी दिन की शुरुआत नहीं अच्छी हुई, 2-4-5 घंटे यहाँ पर ऐसे निकल गए, तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, बाकी तो पूरा दिन बचा है ना। ये मत सोचो कि हाँ मेरे 4-5 घंटे बर्बाद हो गए, आज कुछ नहीं पढ़ूंगा, नहीं, बाकी यहाँ पर टाइम बचा हुआ है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अगर मैं आज का, मैं यही बात, मैंने ये मैसेज मुझे याद आया खुद आज के एग्जाम्पल से, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, तो अगर जो स्किप करना चाहता है वो तो यहाँ पर 2 मिनट स्किप कर दे। देखो आज ना मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ, जैसे कल क्वेश्चन लगाए थे मैंने, कल आज क्वेश्चन नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर देखो यार, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उस समय पावर कट की बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है, लगातार पावर कट हो रहा है, तो इसकी वजह से लैपटॉप थोड़ी देर तक चलता है, फिर उसके बाद बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शाम को लाइट आती है। देन उसके बाद में मैं सोच रहा था आज वीडियो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तुरंत यहाँ पे वीडियो तैयार करी, मैं सोचा पूरा दिन वेस्ट हो गया है, वैसे वेस्ट नहीं किया है, काफ़ी सारे अलग जो काम है मेरे, मैं उन पे मैंने टाइम पूरा तरह से लगा दिया था।
अब बीच में यहाँ पर क्या होता है, मैं सोच रहा था यार वीडियो नहीं आ पाएगा, लेकिन जैसे लाइट आती है कुछ ही घंटों के अंदर मैंने आज पीपीटी तैयार किया है। कुछ ही घंटों के अंदर, वैसे तो बहुत टाइम लग जाता है बट आज जो है ना बहुत तेज़ी से यहाँ पर पूरे के पूरे इस पीपीटी को तैयार किया गया, इस लेक्चर को तैयार किया गया। तो ये मत सोच यार पूरा टाइम निकल गया तो आगे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम बचा, थोड़े से टाइम में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो टाइम जितना वेस्ट हो गया छोड़ो, आगे का वेस्ट मत करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नवाज यहाँ पर कुछ छोटे छोटे न्यूज़ आर्टिकल्स लगाए हैं ताकि हम लोग जल्दी से इन चीज़ों को कवर कर पाएँ और आपका जो लेक्चर है वो मिस ना हो पाए, कुछ ना कुछ सीखते रहो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे बात की गई है गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो जो पार्लियामेंट्री पैनल है इन्होंने यहाँ पर अभी एक चीज़ हाईलाइट करी है। इन्होंने बताया कि जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें समझेंगे। करंट टाइम पे क्या होता है ना, हमारे देश भर में बहुत सारे मैटर्स होते हैं, मैरिज के मैटर आते हैं, डाइवोर्स के बहुत सारे मैटर्स होते हैं, इनहेरिटेंस के होते हैं, एडॉप्शन के, ये इन सब चीज़ों के अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग मैटर्स आते हैं। नाउ इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ना जो कानून है वो बेसिकली अलग अलग रिलीजन के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से है, हिंदू लॉ के हिसाब से है, ठीक है। तो मैरिज के जो भी यहाँ पे मुद्दे आ रहे हैं तो मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, बाकी अलग अलग रिलीजन के लॉ के हिसाब से यहाँ पर सुलझाए जाते हैं। इसमें बहुत टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पर बोला जाता है ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको ये देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अलग अलग रिलीजन के लॉ के हिसाब से हमें चीज़ों को रिजॉल्व करना होता है। लेकिन इसी के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस या फिर एडॉप्शन का कोई भी मैटर होगा, इन सभी मैटर को सिर्फ और सिर्फ एक कानून से टैकल किया जाएगा। एक ही कानून हमारे पास होगा, एक ही लॉ के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सभी मैटर्स को देखेंगे, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो। सभी यहाँ पर रिलीजन को, जितने भी सभी रिलीजन के मैटर्स होंगे ये वाले, तो उन सबको यहाँ पर एक ही कानून से देखा जाएगा। इसको हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। अब भारत में यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में चर्चा की जाती है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन भारत का एक राज्य गोवा के अंदर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर इशू निकल कर ये आता है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हैं और बताया है कि जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसमें काफ़ी सारे पुराने पुराने प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें अभी बताई गई हैं। तो इंडिया का इकलौता राज्य आपको देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में, वो है गोवा। आगे आते हैं, अब क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाए गए, मतलब यहाँ पे बोला गया काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी हैं, तो क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है इस कोड के अंदर ना काफ़ी सारे जो क्लॉजेज हैं वो अजीब से हैं। यहाँ पे जो लॉ है, जैसे कि मान लो कोई कानून है मैट्रिमोनी से यानी शादी से संबंधित है या प्रॉपर्टी के डिवीजन से संबंधित है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और वो इक्वलिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, समानता के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के, जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया, ये जो लॉ है ना ये बाईगैमी और पॉलीगैमी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। पॉलीगैमी मतलब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी कर सके, एक से ज़्यादा वाइफ को रख सके, या फिर यहाँ पर एक औरत के यहाँ पर एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सके, तो ये पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट होता है। काफ़ी सारी जगह पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लॉ है ना ये पॉलीगैमी को अप्लाई नहीं करता। खासकर आप कह सकते हो कि मुस्लिम्स के लिए भी यहाँ पर ये जो पॉलीगैमी है इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे हिंदू के लिए एक एक्सेप्शन दिया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो मतलब असमानता है जो, यानी कि जो इनइक्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, जो कि गोवा के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। तो यानी कि जो प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर एक इशू देखने को मिला है गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये तो पर्टिकुलर न्यूज़ निकल कर आई थी। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है क्या, ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि देखो यूनिफॉर्म मतलब एक कॉमन सेट ऑफ लॉ होगा जो कि यहाँ पे पर्सनल मैटर्स को, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, इन सब चीज़ों के जो पर्सनल मैटर्स होंगे अलग अलग रिलीजन, कास्ट, जेंडर के, उन सभी मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन लॉ की मदद से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, एक कॉमन कानून की मदद से सॉल्व किया जाएगा, यानी एक ही कानून होगा सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे संविधान में कहीं पर मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 44 के अंदर। आर्टिकल 44 क्या है, यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के अंदर में आता है। ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है ना। आपको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के अंदर कब से यहाँ पर मतलब चर्चा में ज़्यादा आया, जो शाहबानो का केस हुआ था उसके बाद से सबसे ज़्यादा चर्चा में ये बना हुआ है। सिंपल, क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर बात की गई है इंडिया के वेट फीवर के बारे में। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या मेंशन किया गया है, देखो WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर के अंदर व्यापार को रेगुलेट करने का काम करता है WTO। WTO के बहुत सारे मेंबर्स हैं, इंडिया खुद यहाँ पर WTO का फाउंडिंग मेंबर है।
भारत ना WTO के अंदर डिमांड कर रहा है कि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन मिलना चाहिए हमारे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फूड का। मतलब क्या, आओ समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन पेज पर समझाने की कोशिश करता हूँ। करेंट टाइम पर जैसे मैंने आपको बताया, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या काम है? इसका काम है दुनिया भर में जो व्यापार है उसको रेगुलेट किया जाए अच्छे से, ठीक है ना, यानी कि जो अनफेयर ट्रेड वगैरह है उसको रोका जाए। अब होता क्या, दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पर इसकी मेंबर हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया के अंदर अब आप लोग एक चीज़ देखो कि हम लोग यहाँ पर पब्लिक स्टॉक होल्ड मैनेज करते हैं, यानी कि हम लोग बहुत सारा जो अनाज है ना वो स्टॉक में जमा करके रखते हैं। ये आपको पता है कि आने वाले टाइम पर कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो इस स्टॉक से खाना निकाला, अनाज निकाला जाएगा और बांट दिया जाएगा। तो ये हमारे पास स्टॉक होल्डिंग रहती है। अब ये स्टॉक होल्डिंग कैसे ले रहे हैं आपको पता होगा। हम लोग ना फार्मर्स को क्या देते हैं, फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है सरकार, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के बाद में फार्मर से क्या करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे अनाज को परचेज़ करती है, यानी कि ग्रेन्स को लेती है, और बदले में फार्मर्स को MSP मिल जाता है। अब होता क्या है, ये चीज़ें बहुत अल्टीमेट लेवल पर होती हैं। बहुत सारा MSP फार्मर्स को दिया जाता है और उसके बदले में यहाँ पर सरकार इन सारे ग्रेन्स को परचेज़ करती है और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के अंदर जमा करती रहती है। अब होता क्या है, रिसेंट टाइम पे यहाँ पर भारत ने बोला कि देखो हमें चांस दिया जाए, हम लोग दुनिया भर के अंदर अपना वीट वगैरह एक्सपोर्ट करेंगे। क्या एक्सपोर्ट करेंगे? वीट। अब भारत यहाँ पर वीट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बोला हमारे पास में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के अंदर बहुत सारा गेहूँ रखा है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और हम लोग एक्सपोर्ट करते भी हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ को। लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, USA वगैरह है, इन्होंने यहाँ पर WTO के अंदर भारत की कंप्लेंट करी है बार बार। अब भारत की कंप्लेंट किस चीज़ को लेकर करी है कि भारत यहाँ पर व्यापार के अंदर गलत काम कर रहा है, यानी अनफेयर ट्रेड की तरफ बढ़ रहा है इंडिया। ऐसा यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लेंट बार बार WTO के अंदर गई है। अब WTO ने इस कंप्लेंट को देखो, WTO ने भी यहाँ पर इस कंप्लेंट को सपोर्ट किया कि हाँ इंडिया ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि WTO ने बोला कि भारत जो है ना वो फार्मर्स को MSP दे रहा है, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहा है, और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसकी मदद से फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन के अंदर एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और खूब सारा प्रोडक्शन हो रहा है और सस्ते दाम में हो रहा है। और फिर उसके बाद में आप कह सकते हो कि सस्ते दाम में होने के बाद में भारत क्या कर रहा है कि जब उनके पास में, हमारे पास में जब यहाँ पे अनाज काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सस्ते दाम में। अब दुनिया भर में जैसे बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, प्लस डेवलपिंग कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो ये लोग भी यहाँ पर काफ़ी सारा एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो ये लोग कंप्लेंट करते हैं WTO से क्या, कि भारत जो है ना वो यहाँ पे बहुत सारा MSP देता है अपने किसानों को, सब्सिडी देता है अपने किसानों को, और उसके बाद यहाँ पर उनके पास में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद में सस्ते दाम में दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब सस्ते दाम में एक्सपोर्ट करते हैं तो दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पे भारत से परचेज़ करती हैं, हमसे परचेज़ नहीं करती हैं, और हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो ये कंप्लेंट यहाँ पर WTO के अंदर गई है और लंबे समय से ये इशू बना हुआ है। तो भारत भी यहाँ पर, मतलब भारत को बार बार WTO इस चीज़ को लेकर टोकता है, तो इंडिया चाहता है कि हम लोग को एक परमानेंट सोल्यूशन मिले कि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ का व्यापार कर सकें। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से ये पूरा का पूरा मुद्दा समझ में आ चुका है। तो इंडिया ने डिमांड करी है WTO से कि भैया एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो हमारे इस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेकर, ठीक है ना। तो इंडिया की जो MSP पॉलिसी है, मैंने आपको बताया WTO के लॉ के हिसाब से यहाँ पर ये जो पॉलिसी है ना, जिस पे MSP हम लोग दे रहे हैं किसान भाइयों को, ये कहीं ना कहीं ट्रेड को, व्यापार को डिस्टॉर्ट कर रही है, व्यापार को परेशान कर रही है, व्यापार के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो फूड ग्रेन्स है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से WTO के कानून के हिसाब से इसको रोका गया है। WTO बोलता है बहुत सारा सब्सिडी वगैरह देते हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलने वाला है। तो भारत यहाँ पर डिमांड करता है कि भैया हमें इस चीज़ को लेकर एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से अपना एक्सपोर्ट वगैरह कर सकें। क्लियर हो गया? तो ये पूरा मुद्दा आपको WTO के अंदर देखने को मिल जाता है। सिंपल हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो छोटा सा आर्टिकल था, क्या न्यूज़ थी वो हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ बात करता है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गुजरात पहला राज्य बन चुका है भारत के अंदर जिसने अभी एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी को रिलीज़ किया है। यानी कि गुजरात क्या कर रहा है, अब यहाँ पर एक स्पेशल सेमिकॉन सिटी को डेवलप कर रहा है। हम लोग गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स को बनाएंगे, क्योंकि करेंट टाइम पर भारत बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहा है इस सेमीकंडक्टर को लेकर। तो ये जो गुजरात की सेमीकंडक्टर पॉलिसी है 2022-27 वाली, इसमें जो गुजरात सरकार है
ये बहुत सारी सब्सिडी देने वाली है पावर के ऊपर, वाटर के ऊपर, लैंड टैरिफ्स के ऊपर। ये सारी सब्सिडी दी जाएगी एंटरप्रेन्योर्स की, और उन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर ये छूट दी जाएगी जो कि इंटरेस्टेड हैं इस सेमीकंडक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में। तो सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन भारत के अंदर स्टार्ट किया जा रहा है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसके अंदर बहुत अच्छी कंडक्टिविटी तो नहीं होती है, लेकिन बहुत बेकार भी नहीं होती है। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच में आने वाला मटेरियल है। अभी भी नहीं समझ में आया, अब देखो समझने की कोशिश करना। जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहली बात कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, आओ इसको समझते हैं। कंडक्टर्स के अंदर एक एग्जाम्पल आता है बहुत बड़ा कॉपर का। अब कॉपर एक ऐसा वायर है जहाँ पे, मतलब कि मान लो कॉपर का वायर है, इधर से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे तो यहाँ तक बिजली पहुँचेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ना वो बहुत आराम से यहाँ पर होता है। और मतलब आप कह सकते हो जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये बहुत आराम से इसमें करंट फ्लो होता है। दैट इज़ यहाँ पर ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये बेसिकली कंडक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कंडक्टर्स वो चीज़ होती हैं जहाँ पे बिजली आराम से फ्लो करती है। अब नॉन कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर या फिर इसको हम लोग इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जिसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है। एग्जाम्पल पेपर, ठीक है ना, पेपर में करंट फ्लो हो जाता है, नहीं फ्लो होता। एग्जाम्पल दूसरा ग्लास यानी शीशा हो गया, शीशे में यहाँ पर करंट फ्लो हो जाता है, उसमें भी नहीं होता। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो होती है, इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर यानी कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर के बीच में जो आता है ना, वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। और सेमीकंडक्टर्स होने का मतलब यह है कि जैसे सिलिकॉन वगैरह है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो जाती है, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलेबल इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक तरफ से यहाँ पर बहेगी, एक तरफ से बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर के अंदर खास बात होती है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर का। सिलिकॉन के बारे में ध्यान रखना क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर 14 है, ये यहाँ पर आप लोग ज़रूर से ध्यान रखना, और इसका सिंबल भी ध्यान रखना। बाकी जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के साथ साथ जर्मेनियम आता है, जर्मेनियम के बाद गैलियम है, आर्सेनाइड है, कैडमियम सेलेनाइड है। ये कुछ चीज़ें आती हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो ये सेमीकंडक्टर के बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग 2020 के अकॉर्डिंग बात करें तो सेमीकंडक्टर के मामले में जो ताइवान है उसने टॉप किया है। ताइवान बहुत सारा सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद साउथ कोरिया है, देन कुछ और कंट्रीज़ है, देन उसके बाद चाइना भी है। तो आप देख सकते हो इंडिया का कहीं भी नाम नहीं है। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो सेमीकंडक्टर्स कुछ मुट्ठी भर की जो कंट्रीज़ हैं वही यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं, और इसी के चक्कर में कोविड-19 के टाइम पर भारत को और बहुत सारे देशों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, कोविड-19 के टाइम पर जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तो कोई व्यापार तो हो नहीं रहा था, सेमीकंडक्टर भी इंडिया के अंदर नहीं आ पा रहे थे। तो सिचुएशन इस प्रकार से बेकार हो चुकी थी कि अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह सर्विस पर दी थी तो बहुत टाइम लग जा रहा था उसको वापस आने में। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज था। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, सेमीकंडक्टर का जो यूज़ है ना वो हर चीज़ के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, वहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं वहाँ सभी जगह पर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, यह है INSTC, दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये भी रिसेंटली चर्चा में बना हुआ है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ यह है कि रिसेंटली क्या होता है ना, रशिया का जो अस्त्रकन पोर्ट है, इस अस्त्रकन पोर्ट से यहाँ पर कुछ कंटेनर्स हैं वो क्रॉस करते हैं, ईरान तक पहुँचते हैं, और उसके बाद इंडिया के मुंबई नावा शिवा पोर्ट तक पहुँचते हैं। मतलब क्या है समझते हैं, देखो ये आपको INSTC कॉरिडोर देखने को मिलता है, दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इधर मुंबई है और यहाँ पे पूरा इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। इधर आपको यहाँ पे ईरान देखने को मिल जाता है, और ऊपर आपको रशिया देखने को मिल जाता है। तो इंडिया, ईरान, रशिया, ये तीनों देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इन तीनों देशों के बीच की कनेक्टिविटी बेसिकली इस INSTC से हो रही है। रिसेंटली क्या होता है, यहाँ पे अस्त्रकन पोर्ट से कुछ सामान निकला, ईरान तक आया, बंदर अब्बास पोर्ट तक पहुँचा, और उसके बाद इंडिया के नवी मुंबई तक पहुँचा, ठीक है ना। सॉरी, नवी मुंबई कह रहा हूँ मैं, इंडिया के नावा शिवा पोर्ट तक पहुँचा, यहाँ तक सामान पहुँच गया। तो मतलब रिसेंटली ये काम हुआ है, और जैसे ये काम हुआ
वैसे ही आप समझ सकते हो आईएनएसटीसी कॉरिडोर लॉन्च हो चुका है। अभी तक आईएनएसटीसी कॉरिडोर के बारे में सिर्फ चर्चा की जाती थी, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर ये पूरी तरह से लॉन्च हो चुका है। जब ये कंटेनर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो क्लियर हो गई बात। तो रिसेंटली यहाँ पर एक कंटेनर की ट्रैवलिंग देखने को मिली है। तो इसी वजह से जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर है ना, ये चर्चा में, तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आईएनएसटीसी मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 70 to 100 किलोमीटर का एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मल्टी मोडल का मतलब क्या होता है? मल्टी मोडल का मतलब है कि इसके अंदर रोड भी आती है, रेलवे भी, मैरीटाइम भी, यानी कि समुद्र का रास्ता भी है, रोड्स भी हैं, रेलवे के माध्यम से भी यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। इस वजह से इसको हम लोग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो रशिया इंडिया सेंट्रल एशिया से गुजरता हुआ ईरान तक कनेक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर आप देख पाओगे ये सेंट्रल एशियाई देश हो गए, 5 कंट्रीज जो हैं वो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हो गई। तो यहाँ की कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिल जाती है इस आईएनएसटीसी के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पर बताई गई। तो रिसेंटली आईएनएसटीसी यहाँ पे चर्चा में आ चुका है। अच्छा, आईएनएसटीसी का इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1 इंपॉर्टेंस यह है कि इससे रास्ता भी छोटा हो जाता है। तो रास्ता छोटा हो जाएगा तो पहली बात तो पैसा भी कम खर्चा जाएगा, प्लस यहाँ पे जर्नी में टाइम भी कम लगेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। अभी के लिए जो व्यापार होता है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे रशिया तक पहुँचाना है सामान इंडिया को, तो कैसे जाता है सामान? वो सामान ऐसे जाता है, यहाँ से जाएगा और इधर से गुजरता हुआ इथियोपिया से निकलता हुआ यहाँ पे, ये एक कैनाल है यहाँ पे, आपको पता होगा स्वेज कैनाल, ठीक है ना, जिसके बारे में पिछले साल काफ़ी चर्चा हुई थी। तो स्वेज कैनाल से यहाँ पे जहाज़ निकलता है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर घूम के पहुँचेगा वहाँ तक। तो इसमें टाइम भी बहुत लग रहा है, और आपको पता होगा इसके साथ जहाज़ इतना लंबा डिस्टेंस तय करेगा तो उसमें यहाँ पर फ्यूल वगैरह का कॉस्ट भी लगेगा, तो मतलब खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगा, सिंपल बात हो गई। लेकिन अभी वाला जो रास्ता है ना, वो आईएनएसटीसी कॉरिडोर है। अगर मान लो रशिया में पहुंचना है तो सीधा यहाँ से पहुंचे ईरान के बंदरबास पोर्ट और यहाँ से ऊपर रशिया। तो ये रास्ता जो है ये तो बहुत लंबा पड़ गया, और ये वाला रास्ता यहाँ पर थोड़ा सा छोटा पड़ गया। तो आईएनएसटीसी कॉरिडोर का सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है कि 30% तो खर्चा कम हो जाएगा और जर्नी 40% से कम हो जाएगी। ये इसका एक अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरा, पाकिस्तान को बाईपास करेगा। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग अभी क्या एक चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। चाबार पोर्ट हमने बना रखा है ईरान के अंदर। तो इंडिया चाबार पोर्ट तक जाता है। चाबार पोर्ट से देखो पहली बात क्या है, अगर हमें ऊपर कनेक्टिविटी करनी है तो हम यहाँ से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन बीच में पाकिस्तान आ जाता है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, जिसकी वजह से हम लोग ऊपर कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर है ये पाकिस्तान को बाईपास कर देता है। कैसे? अगर हमें सेंट्रल एशियाई देश से कनेक्टिविटी करनी है तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो सबसे पहली बात, हमने यहाँ पे चाबार पोर्ट बना रखा है और यहाँ पे हमारा खुद का पोर्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी हो गई। और आपको पता होगा हमने यहाँ से चाबार पोर्ट से ऊपर एक रेलवे लाइन बना रखी है, ज़ायदन रेलवे लाइन, ऊपर अफगानिस्तान तक। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान से ऊपर ये सेंट्रल एशियाई देश से कनेक्टिविटी हो जाती है। यानी सेंट्रल एशिया कंट्री वो ये देखने को मिल जाती है, 5 कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 सेंट्रल एशिया देश देखने को मिलते हैं। तो भले ही पाकिस्तान को हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हो, पाकिस्तान हमें यहाँ पर रास्ता ना दे रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर है ये पाकिस्तान को बाईपास कर देता है। ऐसे निकलेंगे और ऊपर यहाँ पर इन सारे देश से कनेक्टिविटी हम लोग कर लेंगे। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ साथ रशिया के साथ में भी हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो चाबार पोर्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चाबार पोर्ट का भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। और रिसेंटली जो ये काम किया गया, यानी कि आईएनएसटीसी कॉरिडोर लॉन्च हो गया है, तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि इंडिया का एक रुतबा चेंज हो चुका है। इंडिया अभी तक ना नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को हमेशा अपनाता रहा है। मतलब कोई भी ग्रुप बना है, कोई भी संगठन बना है, कहीं पर भी वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो भारत ने किसी को ज्वाइन नहीं किया, ना पर्टिकुलर ए को ना बी को। अब यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे अलाइनमेंट इंडिया कर रहा है। इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है और आईएनएसटीसी का मेंबर भी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग ओवरऑल दुनिया भर में अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपना एक स्टेप रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आईएनएसटीसी क्या है, ध्यान रखना, रिसेंटली लॉन्च हुआ तो इसकी वजह से ये चर्चा में रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पे अगली न्यूज़ बात करती है वॉर अगेंस्ट ड्रग के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि सरकार ने अभी रिसेंटली ड्रग फ्री इंडिया को यहाँ पे चलाया है, यानी कि इंडिया को हम लोग ड्रग फ्री बनाएंगे। तो कुछ डेटा दिया गया। डेटा यह है जिसको आप लोग मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो कि पिछले कुछ टाइम पे अगर आप लोग 2006 से 2013 के बीच में देखोगे ना, तो लगभग 1.52 किलोग्राम के आसपास ड्रग्स पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। ये 2006 से लेकर 2013 का डेटा है। लेकिन जब इसी को कंपेयर करोगे 2014 से लेकर 2021 के बीच में, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3.3 लाख के किलोग्राम्स के आसपास ड्रग्स को सीज किया गया है। मतलब ड्रग्स की तस्करी बहुत हो रही है।
यहाँ पे ड्रग्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 10 साल के अंदर कितना बड़ा गैप देखने को मिला है, मतलब डबल हो चुका है। 2006 से 13 के बीच में अगर 1.52 लाख किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया था, तो 2014 से 21 के बीच में 3.3 लाख किलोग्राम जब्त किया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ड्रग्स यहाँ पे इतना सारा जब्त किया गया तो अरेस्ट भी काफ़ी सारे लोग होंगे, तो अरेस्ट के अंदर भी जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है। आप कह सकते हो जो केसेस रजिस्ट्रेशन करे गए ड्रग्स से संबंधित, उसके अंदर 200% से बढ़ावा देखने को मिला है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ड्रग्स का कितना यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे इसी के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए ड्रग्स को कम करने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाया है। तो आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है कि सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं ड्रग्स को टैकल करने के लिए। सबसे पहला इनिशिएटिव है एनसीओआरडी या फिर निदान पोर्टल। फिर यहाँ पर आपको सिम्स देखने को मिलेगा, यानी सीजर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करेगा, एक कंप्लीट ऑनलाइन डेटाबेस बनाएगा कि जितने भी ड्रग ऑफेंसेस, जितने भी ड्रग को लेकर क्राइम हुए हैं और जिन्होंने भी क्राइम किया वो सब यहाँ पर डेटा तैयार किया जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़, यानी ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए एक फंड बनाया गया है। देन उसके बाद नेशनल ड्रग अब्यूज़ सर्वे को बनाया गया, यानी एक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा और पूरा ट्रेंड देखा जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे ड्रग्स की तस्करी हो रही है। देन नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन चलाया गया, प्रोजेक्ट सनराइज 2016 के अंदर चलाया गया। देन यहाँ पर आपको पता होगा एक पॉपुलर एक्ट तो हमारे पास है ही ड्रग्स को टैकल करने के लिए, वो है एनडीपीएस, दैट इज नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये यहाँ पर लोगों के ऊपर रोक लगाता है कि लोग यहाँ पे कोई भी ड्रग्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाने का काम करता है एनडीपीएस। तो यानी कि ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि भारत सरकार के थ्रू उठाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फिर मैं आपको बता दूं, इतनी ज़्यादा ड्रग्स की चर्चा ये हो रही है, सरकार ने यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है वो हमने डिस्कस किया। प्लस आपसे पूछ जाए कि कोई राज्य सरकार वगैरह अलग से काम कर रही है, तो हाँ हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी कुछ स्टेप उठाए। तो हिमाचल प्रदेश ने आप कह सकते हो 2019 में एक टोल फ्री ड्रग प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था 1908, जिसका एम है यहाँ पर ड्रग तस्करी को रोका जा सके। मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश ने कुछ इस प्रकार से स्टेप उठाया, तो आप ये चीज़ें कोट कर सकते हो। साथ ही साथ में इंडिया के अंदर इतना सारा ड्रग्स की तस्करी हो रही है, इतना सारा ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर इंडिया ना एक सैंडविच की कैटेगरी में फंसा हुआ है। सैंडविच मतलब ऊपर से ब्रेड, नीचे से ब्रेड और बीच में हम लोग फंसे पड़े हैं। ब्रेड का मतलब यह है कि इधर आपको गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलेगा, इधर गोल्डन क्रीसेंट। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश हैं और गोल्डन क्रीसेंट में। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर टोटल 4 देश देखने को मिलता है, बर्मा मतलब म्यांमार, देन इधर थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है। तो ये 4 देश आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल हो गया। इधर गोल्डन क्रीसेंट का मतलब है इस प्रकार से आपको ये चारों देशों की पोजीशन देखने को मिलती है, यानी अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान है। अच्छा, तो इसमें बीच में इंडिया आ रहा है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो देश है ना गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन इन्हीं देशों के अंदर होता है। 3 ये हो गए, 4 ये हो गए और बीच में इंडिया आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन होता है तो इनकी तस्करी भी भारत के अंदर बहुत होती है। भारत के पोर्ट से बहुत सारा ड्रग्स सीज किया जाता है, जब्त किया जाता है, जैसा मैंने आपके साथ में अभी डेटा शेयर किया। तो ये क्वेश्चन ही बन सकता है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट को लेकर। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करती है। तो आपको पता होगा रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज चर्चा में है, वो है अल नजहा एंड विनबक्स 2022। तो इंडिया और ओमान ने मिलकर यहाँ पे कंडक्ट किया है एक रेगुलर बाइनियल बायलेटरल एक्सरसाइज। अब ये जो देखो कौन सी एक्सरसाइज है, वो है अल नजहा। अल नजहा एक्सरसाइज यहाँ पर इंडिया ओमान के बीच में की जा रही है। तो अल नजहा जो अभ्यास है ना, ये इंडिया और ओमान की आर्मी के बीच में होता है। इसके अलावा इंडिया और ओमान की एयरफोर्स के बीच में भी एक अभ्यास होता है, वो है ईस्टर्न ब्रिज। बाकी इंडिया और ओमान के नेवी के बीच में भी यहाँ पर एक अभ्यास होता है, वो होता है नसीम अल बहर। तो ऐसे डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पे 2 पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बीच में, इनकी नेवी के बीच में, आर्मी के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है। तो अभी चर्चा में क्या है, इंडिया और ओमान की आर्मी एक्सरसाइज। तो इंडिया और ओमान की जो आर्मी के बीच में अभ्यास होता है वो होता है अल नजहा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई अल नजहा की। दूसरा विनबैक्स भी चर्चा में। विनबैक्स क्या है? विनबैक्स भी यहाँ पर एक मिलिट्री अभ्यास है जो कि इंडिया और वियतनाम की आर्मी के बीच में होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों अभ्यासों का मेजर फोकस होता है कि देखो दोनों कंट्रीज जो भी अगर अभ्यास करें, जैसे इंडिया ओमान कर रहा है, इंडिया वियतनाम कर रहा है, तो फोकस ये होता है कि देशों का जो डिफेंस कोऑपरेशन उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। प्लस एक फोकस ये होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो कुछ सीखा है, हमारे पास में कुछ अगर यूनिक स्किल्स हैं, उनके पास में कुछ यूनिक स्किल्स हैं, तो वो स्किल्स आपस में शेयर की जाएँ।
इससे डिफेंस कोऑपरेशन और मजबूत होता है। तो टू द पॉइंट आर्टिकल था, तो इसको भी ध्यान रखना। तो आज काफ़ी सारी जो न्यूज़ है ना वो मैंने टू द पॉइंट यहाँ पे कवर की हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो आज मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी देर हो चुकी थी, पावर कट की कुछ सिचुएशन है, लैपटॉप बोल ही जाता है यार, यूपीएस भी डाउन हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई बात नहीं, सिचुएशन ख़राब होती रहेगी लेकिन अपने लड़ते रहेंगे। और टाइमली वीडियो आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अभी देखते हैं, यहाँ पर वीडियो को अपलोड भी करना है मुझे। वैसे 8 बजने वाले हैं, शाम को 8 बजे वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ मैं। बाकी यहाँ पे करंट अफेयर का जो कल का क्विज था ये आप लोग देख सकते हो। कल के क्वेश्चन थे और उनके आंसर्स भी मैंने यहाँ पर आपको पीपीटी में ही प्रोवाइड करवा रखे हैं ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।